तो आएंगे आप लोग काफ़ी सारे, ठीक है ना। और हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था आज 21 है नहीं, 22 सितंबर, राइट। पढ़ा कौन सा चैप्टर रहा था मैं आपको? हाँ, मोल गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है और उसको प्रूफ कैसे करते हैं, निकालोगे आप लोग? ठीक है। अरे एक चीज भूल जा रहे हैं हम, अटेंडेंस का थोड़ा सा भूल जा रहा हूं मैं, लगभग लास्ट में जब मैं आपको लैब के लिए कहूं तो जरा एक बार बता दीजिएगा कौन कौन से बच्चे थे ना, मैं भी याद दिलवा देना, ओके। क्योंकि अटेंडेंस का भी आपका रोज का होना, मैं 2-3 दिन से भूल ही गया था। 4-5 आए थे जो भी थे आप लोग। anyway, हाँ, तो बेटा मैंने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी और गॉस की प्रमेय को कैसे प्रूव करते थे, यानी वो प्रूव कैसी हुई थी, उसकी उत्पत्ति बताई थी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, इन दोनों में से एक अक्सर आता रहता हमारे पास, ठीक है। किन दोनों में से? गॉस की प्रमेय आएगा या कूलाम का नियम। इससे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। तुम्हें एक चीज बता देता हूं, क्लियर हो लीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर में देखो कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, गॉस की प्रमेय की। और इस गॉस की प्रमेय के बहुत सारे जो क्या हैं डेरिवेशंस हैं, उनमें से जो एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। उस एप्लीकेशन में एक है गॉस की प्रमेय, माने पहले ये तो थ्योरम है गॉस की प्रमेय, और इसके बाद है जो उसके एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग बोलते हैं हम। जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, देखो इधर, इन सब में ई का मान निकालते हैं। ई का मान मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, और जब गॉस की प्रमेय निकाली जाती है तो इस वाले में ई का मान रख देते हैं, ई का मान रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने डेरिवेशन क्या, एक क्षेत्रफल अवयव से क्या निकाला था हमने, वैद्युत फ्लक्स निकाला था, फिर हमने ई की वैल्यू वहां पे रख दी थी, फिर वो घनकोण में कन्वर्ट हो गया था, फिर संपूर्ण घनकोण लिया था, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स लिया था तो संपूर्ण घनकोण लिया था जो 4 पाई के इक्वल आया था, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाता है। के कुछ किताबों में इसलिए नहीं लिखा होता है, वो बोलते हैं ये वायु में है और वायु के लिए के का मान 1 होता है, ठीक है। क्या रखना आपको ध्यान, ये मैं क्यों बता रहा हूं आगे देखो। जब भी गॉस की प्रमेय निकालनी हो उस डेरिवेशन में ई का मान रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसका मान लिख लो, महाभारत की तरह ना सुनो उसको, ठीक है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, अभी तुम्हें याद हो जाएगा लेकिन 2-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद, या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि जब भी गॉस की प्रमेय को ज्ञात करना हो या उसको प्रूफ करना हो, उत्पत्ति ज्ञात करनी हो, उस कंडीशन में हम यहां पर ई की वैल्यू रखते हैं या ई का सूत्र का मान रख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा और जितने भी हमारे एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम की, जितने भी अनुप्रयोग हैं, अभी एक एक के बताता जाऊंगा मैं आप लोगों को, उन सब में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। आज भी मुझे लग रहा है कितने आ रहे हैं बेटा, तुम बहुत कम बच्चे दिख रहे, क्या बात है इन लोगों का? जैसे अभी हैं हमारे पास आज अतुल है, गौतम है, चंद्र प्रकाश है, प्रवीण है, प्रियांशु है, सागर है, सुमित है और उदय है। और ये ढंकोली के भी आते रहते थे, एक अब्बल हो गया, एक शायद वीरेंद्र हो गया वहां पे, है ना। ये दो, या हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम हो या लाइट प्रॉब्लम, जो भी रही हो। इसके अलावा हमारे क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, और 24 स्टूडेंट में से हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 10 के बीच आ रहे हैं।
ऐसा क्या है, कोई आपको पता है इसका रीजन, कुछ बता सकते हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, बोल बेटे क्या है रीजन इसका? बस चलो एक तो ये हो गया, और वैसे भी संजय बहुत कम करता है, मैंने जहां तक देखा, मुझे यहां तक लग रहा है। और कोई बात नहीं, एक हाँ ये कभी कभी तो करते हैं भाई, ये है क्योंकि 24 स्टूडेंट हैं, और ये अब क्या बताएं, है ना, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डिंग में है, तो इनको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ये 11 में चले गए तो ये गलत फहमी के शिकार ना रहें, और पढ़ोगे तो तुम्हारा ही काम आना है, सबका काम होना है ना। कोविड अपनी जगह पे, क्लास अटेंड करना अपनी जगह पे, और मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के लगभग सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शेष आउटपुट तो वो तुम पे भी डिपेंड करता है, हमारे एफर्ट पे भी डिपेंड करता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के जो डेडिकेशन उस पर डिपेंड करता है कि आखिर वो तुमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, और तुम क्या गेन करना चाह रहे हैं। तो इनको बता दीजिए, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में है कि क्लास अटेंड कर लीजिएगा। वैसे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए, मैंने एक चीज ये कर रखा है कि एक वो जो चैनल टाइप का बना रखा ना, उसमें मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। बाय द वे, किसी के वहां ऐसी प्रॉब्लम हो और वो कहीं से भी देख सकता, तो उसमें कल भेजा था शायद मैंने, चैनल का नाम महिपाल खुशवान नाम से है, शायद मैं अब चेंज कर दूंगा उसको, फिजिक्स जीआईसी थेरापी कर दूंगा मैं, है ना, अपने नाम से क्या रखना उसको। तो उसमें जो मैंने 2-3, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहा है? यस सागर कुछ कह रहा है वो? अरे हाँ, वो एक्चुअली क्या होगा कि मेरे उससे रिकॉर्डिंग होगा ना तो ऐसे होगा, और तुम्हारे वहां से रिकॉर्डिंग होगा तो साफ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जैसे परिहार्जी वगैरह करते हैं तो इनकी क्लास को रिकॉर्ड कर देता हूँ कई बार, तो उनके सुलटे आते हैं। मेरा क्या हो रहा है कि वो ये रियर कैमरा है ऐसे में, और मैं ऐसा पीछे कर दूंगा तो होगा क्या, तब तो सुलटा आ जाएगा, लेकिन कौन ज्वाइन करना चाह रहा है कौन नहीं करना चाह रहा है उसकी जरा दिक्कत हो जाएगी, और मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं दिख रहा हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम है। जैसा अक्सर तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा है। तो इसका चल क्या पता एक और ऑप्शन निकालूंगा मैं, टैबलेट मेरा आजकल खराब चल रहा तो उसको इससे भी रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा यहाँ, रिकॉर्डिंग उससे करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद होगा, फिलहाल तो ऐसे ही देखना पड़ेगा आप लोगों को। चलो, और जो मैं आपको पीडीएफ भेजता रहता हूँ, उस पीडीएफ को भी आप प्रॉपर, बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पहले तो तुमने एडवांस कर लिया होगा, ये तो डेफिनेट है ना, तो वो करते रहिए, 2-3 डेरिवेशन पर डे करते रहिए। नहीं कि आप एक ही दिन में सारे के सारे जो मैंने 18-20 पेज आपको भेजे हैं, आप उसी को कॉपी करने लगे, तो फिर फायदा ही क्या हो, वो तो खाली एक फॉर्मेलिटी हुई। पढ़ाई को फॉर्मेलिटी में मत लीजिएगा। इतना जरूर अपने पेरेंट्स सभी को बोलिए, भाई 8 से 12 मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरा कुछ काम होता है, उस काम को करिए, एक प्रॉपर पढ़ लीजिए, तुम्हारा ही फायदा होगा अन्य जगहों की तुलना में। क्योंकि अन्य स्कूल में क्या हो रहा है, या अन्य जगह, जो मैं नहीं कहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कि वहाँ पीडीएफ भेज दे रहा हो, पीडीएफ और इसमें थोड़ा जिसमें हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, ये ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। यदि कोई आपका फ्रेंड सर्किल का किसी स्कूल का जुड़ना चाहे तो जोड़ सकता है हमसे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इतना है कि वो अपनी आईडी जरूर बता दे, अदरवाइज मैं उसको लूंगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर ब्लॉक कर दूंगा। कौन है क्या है, मुझे उसका आइडिया होना चाहिए कि मेरी क्लास को अटेंड कौन कर रहा है, ठीक है। तो जो मेन चीज मैं आपको आज बता रहा था कि गॉस की प्रमेय में और उसकी जो एप्लीकेशन है, तो गॉस की प्रमेय में जब भी हम डेरिवेशन निकालेंगे तो किसकी वैल्यू रखनी पड़ती है सूत्र में? ई की वैल्यू रखनी, ध्यान रखना है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। तुम खाली किताब में देखोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है, और ऐसे में पढ़ेंगे तो बहुत इजी है ना, कि एक प्रॉपर वे में। और देखो प्रॉपर वे क्या करूंगा, सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है, सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है। क्या रूल फॉलो होता है? पहला काम होता है डायग्राम बनाना, ठीक है। बीच में एक आधा वो ले लेना है, स्क्रीनशॉट कोई ले लेना है, यहाँ पर से मैं आ नहीं पाऊंगा, हाँ 1-2 ज्यादा नहीं। तो बात ये थी कि पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, डायग्राम के बारे में लिखना है। तीसरा क्या करना कि क्षेत्रफल अवयव से, एक छोटा एरिया एलिमेंट लेते हैं हम उसको, क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स को निकाल लेते हैं। और जब क्षेत्रफल अवयव से निकाल दिया हमने, तो उसके बाद हम क्या कर लिखते हैं कि अब इसके आज जो मैं बताऊंगा, गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं जगहों पर, ठीक है ना। और उसके बाद बल को संपूर्ण पृष्ठ, और फिर गॉस की प्रमेय, और ई का मान निकल जाता है। बस ये 3 स्टेप में काम करना है, और सारे के सारे डेरिवेशन, जितनी भी डेरिवेशन हो जाएंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।
तो आज मैं तुमको जो नई डेरिवेशन बता रहा हूँ इस चैप्टर की गॉसेस थ्योरम की, जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक मोर अक्सर आती रहती है। पहला वाला तो था गॉस की प्रमेय क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए या उसको सिद्ध कीजिए, और दूसरा है कि गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम जांचिए। तो सबसे पहले मैंने कहा एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम ये है, माना एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, माना एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ जिसका केंद्र O है, ठीक है ना, और इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R है। गॉसियन पृष्ठ यदि हम कह रहे हैं, ये क्या नाम है, अजीमुद्दीन जो भी है, क्यों बेटा तुम्हारे वहां लेट होता क्या टाइम? भाई 15 मिनट बाद लेट आ रहे हैं आप। मेरी आवाज जा रही है अजीमुद्दीन को? तो क्यों टाइम आप पहले से क्यों नहीं आ रहे? 9 बजे क्यों नहीं आ रहे हैं आप? 9:15 बजे आ रहे हैं, 9:18 पे आ रहे हैं आप। तो बेटा ब्रेकफास्ट पहला करिए ना, ठीक है ना, कल से 15 मिनट के बाद फिर वही दिक्कत हो जाएगी। चल जो भी हो, तो पढ़ाई क्लास ब्रेकफास्ट करते करते सामने रख देता, तू क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसमें? एनीवे, तो टाइम्स का थोड़ा ध्यान रखिए सभी। तो हम क्या करते हैं, माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या R है, इसका कोई बिंदु P है, देखो ये P है, और इस P के चारों ओर हमने एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया। इसमें वैद्युत क्षेत्र के यहाँ O पर एक आवेश स्थित है, धन आवेश, इसे जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल अवयव है क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ कह रहा हूं मैं इसको, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे। डायग्राम बन गया, क्या बना, काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, इसके केंद्र पर कोई धन आवेश है जिससे होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर जा रहे हैं, इसकी त्रिज्या R है, E और डेल्टा A की दिशा समान है। इतना इस डायग्राम के बारे में लिख लोगे आप लोग? ठीक, गुड। अब जब इसके बारे में लिख लिया तो बेटा सबसे पहले मैंने जो, देखो ध्यान क्या देना, परसों क्या बोला था मैंने, क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला, वेरी गुड, क्या लिखेंगे, ये डायग्राम और डायग्राम के बारे में खुद लिखोगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उसको किससे दिखाते हैं हम, डेल्टा फाई E, क्योंकि छोटे एरिया एलिमेंट से जाएगा तो डेल्टा फाई भी लिखूंगा मैं। ये दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है डेल्टा फाई? हाँ बस साफ दिख, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो वो तो तुरंत आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं देखे तो हमारे क्या डेल्टा फाई E इज इक्वल टू, बताइए बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया इंटीग्रेशन, बल्कि इसके नीचे S भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गोल ना बना के S भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, यहाँ पे E डॉट D, वेरी गुड, E डॉट DA, इसी क्योंकि वो गॉसियन पृष्ठ है बेटा, तो E DA cos थीटा लिखेंगे, E DA cos थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन पृष्ठ है वो, दोनों एक ही दिशा में, शाबाश। और उसको सीधा सीधा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, और मैंने आगे क्या लिख दिया, गॉसियन पृष्ठ। क्लियर हो गया ना हमारा कि ये गॉसियन पृष्ठ है इसलिए ये 0 होता है, और 0 जब cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, सॉरी नॉट डी ए, E डी, एरो के निशान नहीं रहेंगे, हाँ एरो का निशान देखो यहां तक था, इसके लिए प्रोडक्ट में स्प्लिट कर दिया हमने, फॉर्मूला में रख दिया, थीटा की वैल्यू 0 होती वो भी 1 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डी, राइट। ये तो किसकी वजह से था, क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स,
क्षेत्रफल अवयव की वजह से, सूक्ष्म अवयव की वजह से। सूक्ष्म अवयव कहाँ है बेटा? ये देखो, ये छोटा मैंने ऐसा कर रखा ना, थोड़ा सा काला काला कर रखा है यहाँ पे, ये तुम्हारी किताबों में भी कर रखा, हाँ इसकी वजह से ही। ओके, अब हमको किससे लेना, कि पूरे से लेना या छोटे से? संपूर्ण, बिल्कुल गुड। अब हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे? सब में ऐसे ही लिखना पड़ता है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई लिखूं या फाई ई? गुड। यहां ब्लैक बोर्ड दिख रहा नीचे? नहीं दिख रहा शायद। इधर फाई ई दिख रहा? वेरी गुड। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यही तो लिखेंगे। अब ई डी ए का मतलब ई तो बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब यह संपूर्ण क्षेत्रफल, भाई इंटीग्रेशन क्लोज का मतलब ये उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा इस गोले का? वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इधर मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, क्योंकि वहां पे जगह हो नहीं रही डेरिवेशन के लिए। देखो अब क्या लिखूंगा मैं? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इसको लिखने के, इसको चाहो तो तुम समीकरण नंबर 1 लिख लो, या इसको समीकरण 1 लिखना, इसको समीकरण 2 लिख लेना, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करते हैं? देखो ये हमने संपूर्ण फ्लक्स निकाल दिया, लेकिन हमको तो कूलाम का नियम निकालना था। इसके लिए क्या लिखेंगे हम? गॉस की प्रमेय से। देखो ये ध्यान, देखो पहले क्षेत्रफल अवयव से डेरिवेशन निकालना, संपूर्ण पृष्ठ से उसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और अब तीसरे स्टेप में क्या लिखना है? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय से क्या है भाई? फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? गुड, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो कुछ किताबों में क्यू के भी लिखा होगा, नहीं तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जहां पे ये एप्सिलॉन नॉट है, तो सॉरी फाई ई है, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं हम यहां पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे अतः फाई ई इज इक्वल टू, नॉट फाई, फाई की जगह पे क्या लिखना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना किसकी वैल्यू? मैंने कहा सब में, एक को छोड़ के हर किसी में किसकी वैल्यू निकालनी होती है। वेरी गुड, तो ई यहीं पे रहने दूंगा मैं। ई इज इक्वल टू, ये बट्टे में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी उस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 या एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या था भाई? किसकी, क्या निकालना है इससे? डेरिवेशन है क्या हमारी? कूलाम का नियम हमको तो, राइट। अब कूलाम का नियम कब लागू होता है? जब दो आवेश होते हैं, एक दूसरे के समीप होते हैं, उन पर बल कितना लगता है ये निकालना पड़ता है। यही तो होता है कूलाम का नियम। जो ये गोला था, इस पी पर या इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इतनी होगी,
अब हम ये कल्पना करते हैं कि एक आवेश तो इसके केंद्र पर था और दूसरा आवेश किस बिंदु पर स्थित है। वेरी गुड, उसके पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर फिलहाल हम पी बिंदु ले रहे हैं तो पी बिंदु की बात करेंगे। तो हम लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q0 P, P बिंदु पर स्थित हो, P बिंदु पर स्थित हो वैद्युत बल F इक्वल टू Q0 इंटू E। यही तो सूत्र होता था, यानी लगने वाला जो वैद्युत बल होगा इज इक्वल टू Q0 इंटू ई, बराबर E की वैल्यू रख दो यहां से, Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर बल है तो न्यूटन। ये किसका नियम है, किसका सूत्र है? कूलाम का नियम। किसकी सहायता से निकाला हमने? गुड, किसकी सहायता से निकाला हमने? गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम निकालना हो तो देखो इतना सिंपल सा है, और आना डेफिनेट है। यदि एग्जाम होंगे तो ये आएगा ही इन दोनों में से एक, है ना। और भगवान करे एग्जाम हो, कोरोना दूर हो जाए, हम लोग क्लासरूम से पढ़ाई करें, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वर्चुअल स्टडी वर्चुअली हुई, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं जो आपको ये पढ़ाने के लिए, इसमें और क्लासरूम वाले में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि क्लासरूम में आप अलर्ट रहते हैं, टाइम से आते हैं, फिर इसमें तो जिसकी मर्जी जब है खाना खा रहा है, जिसकी मर्जी जब चाह रहा है वो लेफ्ट हो जा रहा है, किसी के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो बस यही है दुआ कि सबके सब क्लास में आए, अच्छे से पढ़ें। नहीं हुआ तो ये सब भी तुमको फायदेमंद है, और इन दोनों में से एक डेरिवेशन आता है। क्या आप निकाल लोगे कूलाम का नियम गॉस की प्रमेय से? पहला काम डायग्राम, दूसरा काम डायग्राम के बारे में लिखो, तीसरा काम क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, चौथा काम उसका संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पांचवा काम उसको गॉस की प्रमेय से वो सूत्र का यूज करना है, फाई ई की जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, और इसमें हमको E निकालना है। E निकालने के बाद क्योंकि ये कूलाम का नियम था तो कूलाम का नियम बल के लिए है, और बल इक्वल टू होता है Q0 इंटू E, और उसकी वैल्यू रखे और हमारे पास ये सारा आ जाएगा, राइट। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, इसमें एक थोड़ा सा आगे पूछ लेता, वैसे तो पूछता कम है लेकिन बोल देता है, आगे लिखेगा इसमें कूलाम का नियम R की घात 2, कूलाम का नियम R की घात 2 के लिए है। अब क्या तुम बोलोगे, क्या बोल रहे सर ऐसा कि R की घात 2 के लिए है? जब भी तुमने कूलाम का नियम देखा होगा R स्क्वायर ही देखा होगा। सपोज करो ये R स्क्वायर की जगह पे कुछ और हो जाता, ठीक है ना, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता भाई? R की घात हम ये मान लेते 3 होता तो क्या ये लागू होता? R की घात यदि 1 होता तो क्या ये लागू होता है? तो इसमें थोड़ा सा आगे लिखिए, यदि कूलाम के नियम में R की घात n हो तो R की घात n हो तो F इक्वल टू भाई F इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R की पावर n हो गया। भाई हमने स्क्वायर नहीं लिया है अभी, हम कह रहे हैं उसकी पावर n पे डिपेंड करती है, ठीक है। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा,
ठीक है। अब इसमें लिखो आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ के, आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखे Q आवेश के कारण, रखे Q आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स के कारण वैद्युत फ्लक्स phi E is equal to integration of E dot dA बराबर 1/4 पाई एफ ई को बाहर निकाल दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट कितना था यहाँ पे Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की बजाय आर की पावर n इंटू डी ए कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इस 4 पाई से ये कैंसिल हो गया, यहां पे बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर की पावर n, आर की पावर n। देखो ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का है। यदि r इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1, ठीक है। जब n बराबर 1 होगा तो यहां पे 1 लिख देंगे हम, और हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन, सीधा Q R अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि R की पावर 1 रखेंगे तो R हो जाएगा, उस R ने इसकी पावर काट दिया, ये हो गया एक। दूसरा, यदि n इज इक्वल टू 3, भाई चेंज करें हम, 2 नहीं रख रहे हैं अभी पावर, n इज इक्वल टू 3, उस कंडीशन में देखो बेटा phi इज इक्वल टू 1 क्यों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस ऊपर तो आर स्क्वायर था, नीचे आर क्यूब हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही तो आएगा। फिर और रखेंगे और वैल्यू में, यानी फाई किस पे डिपेंड करेगा, आर पे निर्भर करेगा। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, गोले की आकृति पर निर्भर करेगा। फाई समझ रहे हैं, फाई क्या चीज है, हाँ वैद्युत फ्लक्स, गुड। तो वैद्युत फ्लक्स देखो बेटा जब n बराबर 1 है तो r पे निर्भर कर रहा है, भाई फाई r पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे देखो फाई r पे डिपेंड कर रहा है, जबकि गॉस की प्रमेय में तो ये लिखा गया है फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, वो तो इस पे निर्भर करता है कि उसके अंदर आवेश कितना है, इसी पे तो निर्भर करता है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। तो ये दोनों के दोनों और ये गॉस की प्रमेय के विरुद्ध है, और यदि हम इसको r इक्वल टू 2 लेते तो सीधा सीधा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसके बाद लिख सकते हैं आप, अतः स्पष्ट है कि यदि n इज नॉट इज इक्वल टू 2, यदि n नॉट इज इक्वल टू 2, भाई 2 के अलावा और कुछ भी है, तो वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर, वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है, जो कि गॉस की प्रमेय के विपरीत है। अतः कूलाम का नियम केवल
r की घात 2 पर ही निर्भर करता है, r की घात 2 पर ही निर्भर करता है। ये एडिशनल है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जो इससे पहले वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछता रहता है, मोर एवर इसी को पूछता रहता हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसको भी कर लोगे। क्यों? किसको? गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को भी निकालोगे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको नई डेरिवेशन बताता हूं, ये भी और इंपॉर्टेंट है। यानी ये दो जो मैं तुमको बता रहा हूं, समझ लो इनमें से एक 3 नंबर का बेटा आपका कंफर्म है, चाहे वो आपके किसी एग्जाम कंपटीशन वाले एग्जाम में आएगा, वहां पे डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है ना। वहां पर हमेशा उससे रिलेटेड जो वो होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम पर डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन ये आती है उसमें, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिएगा अनंत विस्तार वाली या अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, हाँ क्षेत्र के मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ पहला काम क्या करते हैं भाई हम? पहला काम क्या होता है हमारा? क्या करेंगे? बताइए। गुड। पहला काम डायग्राम बनाना है। देखो ये एक अनंत लंबाई का तार है, इसको हमने आवेश दे दिया। क्यों आवेश दे दिया? वो आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और ये धनात्मक हो जाएगा। ये आवेश हमने कितना देर था बेटे इसको? क्यों आवेश दे दिया भाई? किसी को आवेश देना तो क्यों आवेश ही देंगे हम, ठीक है ना। तो ये एक समान रूप से पूरे तार में फैल जाएगा। इसके बाद ठीक है, हम एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन हम लेते हैं आर दूरी। देखो काल्पनिक तब लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। अब सपोज करो ये एक तार है, ओके, इसके आर दूरी लेंगे तो इधर भी आर है, इसके ये तुम्हारी साइड आगे फ्रंट में भी आर है, इसके इधर भी लेंगे तो ये भी आर डिस्टेंस हो सकती है, इसके बैक साइड में आर डिस्टेंस हो सकती है। यानी चारों तरफ आर दूरी यू में ले सकते हैं, ओके। ठीक है, इस जो चालक है, इस चालक की जो प्रारंभिक लंबाई है, इस चालक की जो वैसे तो अनंत लंबाई है उसका, तो एक ये ले लिया हमने कि एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, आर त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसकी लंबाई हमने L ले लिया। इसकी लंबाई कितनी ले ली हमने? L ले लिया, ठीक है। बस जो है उसी के बारे में हमको लिखना हुआ। क्या लिख सकते हैं आप? माना कोई अनंत लंबाई का एक तार, बल्कि इसमें पहले सबसे पहले इस डेरिवेशन में डायग्राम से पहले रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखना। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया है, ये कहीं कहीं ना कहीं पर काम आने होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें रेखीय आवेश घनत्व के लिए? माना एक तार
समान रूप से आवेशित